केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट जी। आप क्लास है आप? नहीं सर, विभाग से आए हैं, विभाग से आए हैं। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, ठीक है। सबसे पहले केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के बारे में जानते हैं। अच्छा ये बताइए इससे क्या लाभ होने वाला है केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट? वैसे भारत में टोटल जो है 30 नदियों को जोड़ने का प्लान था। 30 नदियों को जोड़ने का प्लान है, ठीक है। जिनमें से पहला जो है केन बेतवा अभी जोड़ा जा रहा है। केन बेतवा लिंक, केन बेतवा लिंक। और इस प्रोजेक्ट की शुरुआत दिसंबर 2021 को शुरू की गई। कब की गई है? 2021 को। इसका टोटल बजट जो है आपका 44,605 करोड़ रुपए का। 44,605 करोड़ रुपए का ये बजट है। कौन सा बजट है? केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, ठीक है। तो इससे फायदा क्या होने वाला है पहले बताएं। फायदा क्या होगा? लाभ, सिंचाई की सुविधा होगी। सिंचाई सुविधा होगी। और यह खासकर सबसे ज्यादा किसको फोकस किया गया? किस क्षेत्र को? बुंदेलखंड। किसको? बुंदेलखंड। बुंदेलखंड रीजन को यह फोकस करके इस योजना की शुरुआत की गई है, ठीक है। इससे फायदे तो हैं लेकिन इससे थोड़े हानि भी है। हानि क्या है? हानि यह है कि यहाँ से जो ये नदी जोड़ो अभियान शुरू हो रहा है, यहाँ से सबसे बड़ी बात तो ये है, नुकसानदेह सबसे प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पे कम से कम 30 लाख पेड़, कितने? 30 लाख पेड़ों का जो हो काटा जाएगा। कितना? 30 लाख पेड़ों को यहाँ से काटना पड़ेगा, तब यह नदी जोड़ो अभियान शुरू हो पाएगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे एक और इसका डिमेरिट और है कि यहाँ के आसपास के एरिया में जो लोग रहते हैं उनको क्या करना पड़ेगा? उनको विस्थापित करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? विस्थापित करना पड़ेगा। उस जगह से निकाल के दूसरे जगह उनको प्रवासन करना पड़ेगा। अच्छा, प्रवासन से समस्याएं क्या हो सकती हैं? प्रवासन से देखो उनके संस्कृति के विलुप्त होने का भी खतरा होता है, ठीक है। अगर मान लो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने समझाया था कि जैसे आप यहाँ पीलीभीत में रहते हो, ठीक है। आपको पीलीभीत से निकाल के किसी और शहर में अगर विस्थापित कर दिया जाए या वहां पे आपको जो है बसा दिया जाए, तो वहां के एनवायरनमेंट को, वहां के कल्चर को अडॉप्ट करने में आपको थोड़ा समय लगेगा, ठीक है। क्या लगेगा? थोड़ा समय लगेगा, ठीक है। पहले तो ये बात जान लीजिए, केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट टोटल भारत में 30 नदियों को जोड़ने का प्लान है। कितना? 30 नदियों का, जिनमें से एक नदी की शुरुआत हुई है। कौन सा? केन बेतवा। और ये टोटल प्रोजेक्ट कितने का है? 44,605 करोड़ रुपए का। टोटल कितना है? 44,000। और यह फोकस किसको किया गया है? बुंदेलखंड रीजन को। बुंदेलखंड रीजन को क्यों फोकस किया गया है? क्योंकि वहां की सिंचाई की सुविधा वहां ठीक नहीं है। क्या है? सिंचाई की सुविधा वहां पे ठीक नहीं है, क्योंकि वहां पानी सही मात्रा में, पहली बात तो वहां बारिश कम होता है। क्या होता है? वर्षा कम होता है वहां पे। और वर्षा कम होने की वजह से वहां का फसलों का उत्पादन जो है कम हो पाता है, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि बुंदेलखंड जो है आर्थिक रूप से पिछड़ा है। बुंदेलखंड आर्थिक रूप से पिछड़ा है। अगर वहां सिंचाई की व्यवस्था प्रॉपर वे में कर दी जाए तो शायद उस क्षेत्र का, उस एरिया का विकास हो सके। और बुंदेलखंड रीजन के लिए अभी हाल ही में जो मतलब 2023 में यूपी ग्लोबल समिट हुआ था, सबसे ज्यादा बुंदेलखंड को फोकस किया गया था। लेकिन बुंदेलखंड में जाने के लिए बिजनेसमैन ज्यादा तैयार नहीं थे। क्यों न जाने के तैयार थे? क्योंकि वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर,
ठीक है, बेसिक बुनियादी ढांचा जो था वहां पे इन सब चीजों की कमी थी, इस वजह से वहां पे न जाना चाह रहे थे। ठीक है, अब दूसरी बात यहाँ पे आते हैं, जैसे सिंचाई परियोजना शुरू करने से वहां उसके आसपास के एरिया में विकास तो होगा ही फसलों का, प्लस रोजगार भी क्रिएट होगा। ठीक है, रोजगार भी क्रिएट होगा। अब रोजगार कैसे क्रिएट होगा, कौन बता सकता है, रोजगार कैसे क्रिएट होगा, बताइए। सर सिंचाई की व्यवस्था अच्छी होगी तो वहाँ पर फसलों का उत्पादन होगा। फसलों का उत्पादन अच्छा होगा। ठीक है, और फसलों का देखो कॉमर्शियल खेती भी की जा सकती है। क्या किया जा सकता है, कॉमर्शियल खेती। जैसे वहां अभी क्या है, कुछ क्षेत्रों में गन्ने का जो है, गन्ने को नहीं वहां बैठाया जाता। ठीक है, अगर वहां पे सिंचाई की सुविधा अच्छी हो जाए तो गन्ने का भी पैदावार होगा, जिससे गन्ना पता है आपको कॉमर्शियल खेती है और गन्ने में कई सारे लोगों की जरूरत होगी, लेकिन गन्ने में के खेत में काम करने वाले कौन से होते हैं, उसमें जो है मौसम के हिसाब से गन्ने में खेती मिलती है, गन्ने में काम मिलता है। ठीक है, जैसे बेरोजगारी पढ़ते हो ना, बेरोजगारी, प्रचंड बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, तो गन्ने के खेत में जो काम करता है वो मौसमी बेरोजगारी के तहत आता है। किसमें, मौसमी। जैसे कि भट्टे के खेत, भट्टा पे जो काम करता है वो भी मौसमी बेरोजगारी के तहत आता है। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात कि इसमें जो बुंदेलखंड रीजन को फोकस किया गया था। ठीक है, अब बुंदेलखंड रीजन को फोकस करने की वजह से वहां की जमीनों को काफी मात्रा में जो है पानी की सिंचाई उपलब्ध हो सकेगा, जिससे वहां की उर्वरकता प्लस उत्पादन क्षमता दोनों बढ़ेगा। ठीक है, इसका नुकसान क्या है, हानि, इसका हानि का जैसे मैंने बताया, हानि में पहली बात तो यहाँ पे लोगों को विस्थापित किया जाएगा, लोगों को विस्थापित किया जाएगा, लोगों को विस्थापित किया जाएगा। दूसरी बात, यहाँ से ये पन्ना टाइगर रिजर्व जानते हो नहीं, पन्ना टाइगर रिजर्व से होके जाएगा। इससे पन्ना टाइगर रिजर्व से होके जाएगा और वहां पन्ना टाइगर रिजर्व के एरिया को भी ये कवर करेगा, जिससे वहां पे बहुत सारे जो छोटे जीव हैं और जानवर, उनको भी खतरा होने का संभावना है, उनको भी खतरा होने का संभावना है। ठीक है, क्योंकि उनके एरिया का जब अतिक्रमण होगा तो बेचारे कहाँ जाएंगे, कहीं ना कहीं इधर उधर विस्थापित होंगे, इससे उनके भी प्रवासन का खतरा है। दूसरी बात, लोगों का प्रवासन जब होगा तो लोगों के प्रवासन से उनके संस्कृति पर खतरा आएगा। किस पे आएगा, संस्कृति पर खतरा आएगा। तीसरी बात, सबसे बड़ी बात कि और क्या खतरा हो सकता है, 30 लाख पेड़, कितने, 30 लाख पेड़ यहां से काटे जाएंगे, जो पर्यावरण के लिए, किसके लिए, पर्यावरण के लिए काफी खतरा या नुकसानदेह हो सकता है। क्योंकि पर्यावरण के लिए पेड़ क्या करते हैं, कार्बन सिंक का काम करते हैं। ये क्या करते हैं, कार्बन सिंक का काम करते हैं। लाइट जलाओ, थोड़ा अंधेरा है, यहाँ चलेगा। अच्छा इन्वर्टर चल रहा है। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा लिखिए। लिखिए, केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट लिखिए। यह परियोजना उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र, यह परियोजना उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड, यह परियोजना उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र और यह परियोजना उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र और उत्तर प्रदेश के सिंचाई और सूखे की समस्या की रोकथाम के लिए, उत्तर प्रदेश के सिंचाई, उत्तर प्रदेश के सिंचाई और सूखे की समस्या के रोकथाम के लिए। और एक बात ध्यान दीजिएगा, केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट जो है ये एमपी, ठीक है, और यूपी का संयुक्त प्रोजेक्ट है। ठीक है, और इसमें एक समस्या मैं बता दूं, समस्या एक और है। एक समस्या ये है, अभी जो है मौसम में जब बारिश होगा उस पानी के बंटवारा को लेकर, इसके पानी के बंटवारा को लेकर कोई अभी नियम नहीं बन पाया है, बंटवारा को लेकर। और पानी के बंटवारा को लेकर बहुत समस्याएं होती है नदियों को लेकर। कौन कौन से पानी के बंटवारा को लेकर नदियों का समस्या चल रहा है केस? हाँ, कावेरी। ठीक है, उसमें कौन कौन से राज्य है पता है?
ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए पूछा हुआ है। ठीक, लिखिए सूखे और सिंचाई और सूखे की समस्या की रोकथाम के लिए महत्वपूर्ण परियोजना है। नदियों को आपस में जोड़ने की राष्ट्रीय नदियों को आपस में जोड़ने की राष्ट्रीय नदियों को आपस में जोड़ने की राष्ट्रीय परिक्षेत्र योजना के तहत पहली योजना, यह पहली योजना है जो 30 नदियों को जोड़ने का प्रोजेक्ट शुरू किया गया भारत में। यह पहली लिंक प्रोजेक्ट योजना है। जल शक्ति मंत्रालय, अगला पॉइंट, जल शक्ति मंत्रालय के मुताबिक केन बेतवा जल शक्ति मंत्रालय के मुताबिक केन से बेतवा तक पानी पहुंचा। जल शक्ति मंत्रालय के तहत केन से बेतवा तक पानी पहुंचाने के लिए 221 किलोमीटर लंबी लिंक नहर 221 किलोमीटर लंबी लिंक नहर 221 किलोमीटर लंबी लिंक नहर और बांध का निर्माण किया जाएगा। बांध का निर्माण किया जाएगा। परियोजना का महत्व क्या है? यह टोटल कितने जिलों से होकर जाएगा? 13 जिलों से। लिखिए मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के 13 जिलों के लिए, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के, ये मेंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के 13 जिलों के लिए 13 जिलों के लिए उपयोगी 13 जिलों के लिए उपयोगी है पूर्ण उपयोगी। हमें लगा कि हम ही लेट आते, हमसे भी माँ बापा आप लोग हैं। उपयोगी है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के झांसी, लिखिएगा उत्तर प्रदेश के झांसी बांदा ललितपुर, उत्तर प्रदेश के झांसी बांदा ललितपुर और महोबा के क्षेत्र शामिल। उत्तर प्रदेश के झांसी बांदा ललितपुर और महोबा के क्षेत्र शामिल। अगला पॉइंट यह है, इससे टोटल कितने एरिया का लाभ होगा? तो 10.62 लाख हेक्टेयर भूमि को लाभ होगा इससे। यह 10.62 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के लिए सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराएगा। नहीं, एक बार सिंचाई 10 इतना लाख हेक्टेयर है, इतने में 6.2 लाख लोगों के लिए
पानी, इतने हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की सुविधा हो सकेगी और 6.2 लाख मतलब लोगों को पानी की सुविधा भी उपलब्ध कराएगा, पानी की सुविधा भी उपलब्ध कराएगा, पीने के लिए पानी की सुविधा भी उपलब्ध कराएगा। एवं इस पर जल विद्युत परियोजना, इस पर जल विद्युत परियोजना 103 मेगावाट, कितना 103 मेगावाट, 103 मेगावाट जल विद्युत परियोजना या 103 मेगावाट बिजली उत्पादन करने का भी लक्ष्य, बिजली उत्पादन करने का भी लक्ष्य है। अगला पॉइंट, ये लाइन फिर से देखिए, इससे टोटल सिंचित क्षेत्र कितने हैं 10.62 लाख, ठीक है। और यह लोगों को पानी पीने की सुविधा कितना देगा 6.2 लाख लोगों को पानी पीने की सुविधा मिलेगी। प्लस इससे एक और फायदा है 103 मेगावाट बिजली उत्पादन, 103 मेगावाट का बिजली उत्पादन किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इस परियोजना, नेक्स्ट पॉइंट, इस परियोजना से सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े बुंदेलखंड, इस परियोजना से सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े बुंदेलखंड, अब ये मैक्सिमम 4 से 5-6 दिन का क्लास है, क्योंकि इसके बाद इन्वायरमेंट और फिर साइंस खत्म, आज ज्योग्राफी खत्म, ज्योग्राफी के बाद फिर जो है आपका 4-5 दिन इन्वायरमेंट। और एक बात पहले बता दें, इन्वायरमेंट में खूब फैक्ट है, कुछ चीजें हैं समझाने वाला, जैसे एक्स-टू इन-सिटू, पता है नहीं एक्स-टू इन-सिटू क्या होता है, पता है? चलिए बताइए, नेशनल पार्क किसमें आएगा? आप इनको क्यों कहते हो बताइए? अच्छा ये बात है, ये बोलना नहीं चाह रहा है? नहीं और क्या, उस दिन मैंने देखा ज्ञान है इनके पास बोलने की। किसी को एक बात बताए, लोगों को लगता है वहां खड़े होके वहां बैठ के कमेंट पास करना आसान होता है? यहाँ खड़े होके एक जुबान निकालना टफ होता है। यहाँ मैं किसी को बुला के अगर ये कह दूं कि आप आगे अपना सिर्फ बायोडाटा दो, पसीना छूटने लगेगा, सही बता रहे हैं। यहाँ खड़ा होना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, मतलब हर टीचर के लिए। मैं भी अपने टाइम पे था, कभी सच बताएं तो मैं कभी स्टेज पे नहीं गया, मुझे हेजिटेशन होता था, लेकिन धीरे धीरे अब क्या है, कहीं किसी से कह दीजिए बात करने की तो समस्या नहीं होती। चलिए आगे लिखिए, सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े बुंदेलखंड, सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े बुंदेलखंड क्षेत्र को कृषि गतिविधियों में समृद्धि और रोजगार सृजन में बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, सृजन में बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। नदी परियोजना को जोड़ना, अगला इसी में है, नदी परियोजना को जोड़ना, ठीक है। तो लिखिएगा इसमें, यह परियोजना भारत में नदी परियोजना, यह परियोजना भारत में नदी परियोजना, ये हेडिंग था, नदी परियोजना को जोड़ना, ये हेडिंग था। फिर आगे, यह परियोजना भारत में नदी परियोजना को और अधिक जोड़ने का मार्ग प्रशस्त करेगी और दुनिया को हमारी सरलता और दूरदर्शिता भी दिखाई देगी,
सरलता और दूरदर्शिता भी दिखाई देगी। अब इसकी चुनौतियां लिखी जाती हैं। चुनौतियां दिखाई देगी, दूरदर्शिता भी दिखाई देगी। अब इसमें लिखिएगा चुनौतियां। चुनौतियां क्या है? चुनौतियां मतलब वही हानि जो जो समस्याएं हैं। तो पहला इसमें लिखिएगा स्थानीय सिंचाई के एक पर्यावरण संबंधी चुनौतियों, पर्यावरण संबंधी इसमें लिखिएगा पर्यावरण संबंधित, इसमें लिखिएगा लगभग 500 एक मिनट मैं लिख रहा हूं, लगभग 5,803 ठीक, लगभग 5,803 हेक्टेयर क्षेत्र, लगभग 5,803 हेक्टेयर क्षेत्र पन्ना टाइगर रिजर्व ये चुनौतियों में है। पन्ना टाइगर रिजर्व जलमग्न हो जाएगा। पन्ना टाइगर रिजर्व जलमग्न हो जाएगा। जलमग्न मतलब जल से लबालब भर जाएगा, जलमग्न हो जाएगा। जो गिद्धों और गीदड़ों घड़ियालों का निवास स्थान हुआ करता था क्योंकि अभी चल रहा है, निवास स्थान हुआ करता है। तो अगर ये नदी जोड़े जाएंगे तो क्या होगा कि यहाँ से लगभग 5,803 हेक्टेयर जमीन जिसपे इन लोग रहते हैं, कौन रहता है? गिद्ध, लोमड़ी और ये लोग बेचारे प्रवासन के मजबूर हो जाएंगे एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए। और जानवरों में पता है कि इंसानों में तो ठीक है, जानवरों में कोई दूसरे क्षेत्र में आ जाए। कुत्ते का क्षेत्र देखा होगा, कुत्ते का क्षेत्र होता है, अभी कोई दूसरा कुत्ता उसके एरिया में आ जाए तो दौड़ा देते हैं सब काटने के लिए। ऐसे जानवरों में बड़ी समस्याएं होती है, इंसानों में तो ठीक है, आप एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो बहुत समस्या नहीं, थोड़े बहुत समस्या झेलना पड़ता है, आप जो है फिर एडजस्ट कर लेते हो। जानवर जो है अगर किसी के एरिया में कोई दूसरा जानवर आ गया तो उसको रहने नहीं देते, उनका बस चले तो उनको खत्म कर देते। दूसरा पॉइंट इसमें लिखिएगा जल बंटवारे का मामला। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश इस बात पर जल बंटवारे का मामला या समस्या, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश इस बात पर सहमत नहीं हो सके कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश इस बात पर सहमत नहीं हो सके कि पानी कैसे साझा किया जाए। पानी, नदियों का पानी जो किसको कितने मात्रा में मिलेगा। भारत पाकिस्तान से कौन से नदी पे जल विवाद चल रहा है? सिंधु। सबसे ज्यादा पानी पे कंट्रोल किसका रहता है? पाकिस्तान। लेकिन बिजली उत्पादन कौन करता है? भारत। और यही उसको लेके पेट में खलबली मची रहती है, कहता है कि जो है बिजली उत्पादन, और भारत कभी कभी क्या करता है, पानी ही रोक देता है। उसके यहाँ पानी मौका तो है, क्षेत्र पानी के उसके पास, लेकिन भारत रोक देता है। और इसको लेके कहाँ जाता है? विश्व बैंक का समझौता किया था। विश्व बैंक नहीं, हाँ, लेकिन कहाँ जाते हैं ये, इसको लेके, इस मुद्दे को लेके किस न्यायालय में जाते हैं? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। उसका मुख्यालय कहाँ है? अंतरराष्ट्रीय एग्जाम में पूछा होगा, प्रीलिम्स में पूछा होगा। और भारत में नदी विवाद के लिए कौन सी न्यायालय? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट हम एक्ट नहीं पूछे, कौन सा न्यायालय? अधिकरण बनते हैं। हाँ, और ये कब स्थापना किया गया था? कॉन्सेप्ट कब आया था कॉन्सेप्ट कुछ पता है? कब आया था? बहुत सारी। और एक बात और है, इसके डिसीजन बाध्यकारी होते हैं कि नहीं?
जो न्यायालय होता है अगर वह कोई डिसीजन दे दे, वो डिसीजन बाध्यकारी होता है। आप फिर अगर उसने कोई डिसीजन दे दिया तो आप उसके अगेंस्ट किसी और न्यायालय में नहीं जा सकते, मतलब सुप्रीम कोर्ट पे ही जाएंगे और तो नहीं जाएंगे। अगर उसने डिसीजन दे दिया राष्ट्रीय हरित न्यायालय। चलिए देखिए, इसमें जल बंटवारे का मामला उत्तर मतलब हो गया यहाँ पर साझा किया जाएगा, खासकर गैर लिखेगा कैसे साझा किया जाएगा, कॉमा खासकर गैर मानसूनी महीनों। मानसूनी महीनों में तो ठीक है, पानी मिलेगा आराम से, लेकिन जब मानसूनी महीने नहीं रहेंगे तो पानी कैसे जाएगा। जैसे यहाँ पे कौन सी नदी है जो सूख जाती है? गोमती नदी है, एक और कोई नदी है, गोमती नदी है ना, जो यहाँ पे जो है काफी कम पानी है। नेक्स्ट लिखिएगा, वन और पारिस्थितिकी तंत्र का विनाश। ये सब चुनौतियों में है। वन सलाहकार समिति की एक उप समिति की रिपोर्ट, वन सलाहकार समिति की एक उप समिति की रिपोर्ट, वन सलाहकार समिति की एक उप समिति की रिपोर्ट, एक उप समिति की रिपोर्ट वन सलाहकार समिति की एक उप समिति की रिपोर्ट के मुताबिक केन बेतवा लिंक परियोजना, केन बेतवा लिंक परियोजना के क्रियान्वयन से, केन बेतवा लिंक परियोजना के क्रियान्वयन से लगभग 25 से 30 लाख पेड़ों को काटने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब इसमें समाधान ये आपके मेंस में ये क्वेश्चन आउट है, केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट मेंस में आउट क्वेश्चन है। समाधान, स्थानीय सिंचाई के साधन पहले समाप्त होने चाहिए। स्थानीय सिंचाई के साधन पहले समाप्त होने चाहिए। इसमें लिखेगा स्थानीय सिंचाई के साधन पहले समाप्त होने चाहिए। इससे क्या मतलब है? स्थानीय सिंचाई में क्या है, जैसे नलकूप हुआ, ठीक है, और सौर पैनल से जो सिंचाई करते हैं तो वो तो ठीक है, वो करना जरूरी है, लेकिन पता चले जब ये योजना आपके पास से ही जा रही है तो फिर दोबारा से नीचे से जल को क्या जरूरत है निकालने का, ग्राउंड वाटर को फिर क्यों निकालना। कई विशेषज्ञों का विचार है सरकार द्वारा इस तरह की विशाल परियोजना शुरू करने से पहले, कई विशेषज्ञों का विचार है कि इस तरह की विशाल परियोजना शुरू करने से पहले स्थानीय सिंचाई के साधन समाप्त हो जाने चाहिए। स्थानीय सिंचाई के साधन समाप्त हो जाना चाहिए। जैसे बादा में अपना तालाब अभियान वहां पे चल रहा है। दूसरा, बादा में अपना तालाब अभियान। दूसरा, आवर्तनशील खेती। ठीक, आवर्तनशील खेती। अच्छा, एक चीज और आप लोगों के सामने डिस्कस कर लेते हैं। देखो, कोई भी नदी प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले, ठीक, कोई भी नदी प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले
इसको शुरू करने से पहले ये जहां से जा रहा है, जिस क्षेत्र से जा रहा है, ठीक है, इसमें होता क्या है, इसकी समस्याएं, सबसे मूल कारण क्या समस्याएं है? समस्याएं यह है कि बड़े विशेषज्ञ लोग बैठ के अपना सुझाव देते हैं, ठीक है, बड़े विशेषज्ञ लोग बैठ के अपना सुझाव देते हैं, लेकिन सही मायने में तो उस क्षेत्र के लोगों को शामिल करना चाहिए, उस क्षेत्र के कुछ लोगों को शामिल करना चाहिए और उनके समस्याओं को पहले जानना चाहिए। क्या करना चाहिए? उनके समस्याओं को पहले जानें, क्या क्या समस्याएं हैं। अगर ये नदी जोड़ा जाएगा तो उनके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उनके जीवन पे लाभ होगा कि हानि होगी, लाभ होगा कि हानि होगी। और उसके बाद एक विशेषज्ञों की कमेटी गठित होनी चाहिए, इनके सारे फैक्ट को, जैसे आप ही अगर एग्जाम की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लाने के बाद क्या करते हैं? उसको देखते हैं कि क्वेश्चन कैसा बन रहा, आने वाले समय में कैसा बन सकता है, ये सब सारी चीजें आप देखते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही कभी भी कोई भी प्रोजेक्ट बनाने के पहले, नदी जोड़ो अभियान के पहले लोगों को एक विशेषज्ञ टीम जाए और वहां के लोगों से विचार करें, वहां के लोगों से पूछे कि अगर ये नदी प्रोजेक्ट यहाँ पे शुरू किया गया तो आपके जीवन में क्या लाभ हो सकता है और क्या नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो लोग अपना अपना विचार देंगे। जैसे एक और एग्जांपल, जैसे आप लोग इस क्लास में बैठे हैं, ठीक है, अब कोई बाहरी व्यक्ति आए और आपसे पूछे कि इस क्लास में समस्याएं क्या क्या है, तो आप बेहतर बता पाओगे कि जो बाहर घूम रहा है वो बेहतर बता पाएगा? आप बता पाएंगे? आप बता पाएंगे कि इस क्लास में सबसे ज्यादा मच्छर लगता है, कीड़े लगे हुए हैं, इससे क्या होगा कि हमको जो है दमा की बीमारी हो जाएगी, पता है नहीं, छीड़ने वाले घर में नहीं रहना चाहिए। तो ये सब समस्याएं जब आप बताएंगे, फिर उसके बाद विशेषज्ञों की कमेटी गठित हो और उस पर मनन करने के बाद इस प्रोजेक्ट को तैयार किया जाए। लेकिन भारत में होता क्या है, प्रोजेक्ट के बारे में विशेषज्ञ लोग अपनी राय रख देते हैं, जो एसी रूम में बैठे होते हैं उनकी, और वो ग्राउंड लेवल पे जाके चीजों को उतना एनालिसिस नहीं करते, और एनालिसिस न करने की वजह से लोग जो, अभी ये प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो पाया, ठीक है, ये प्रोजेक्ट इसलिए नहीं शुरू हो पाया क्योंकि वहां के लोग विरोध कर रहे हैं। जैसा कि विरोध का कारण आपको पता ही है, कितने भारी मात्रा में पेड़ कटेंगे, इतना टाइगर रिजर्व का क्षेत्र जो है अतिक्रमण हो जाएगा। तो ये सब सारी समस्याओं की वजह से वहां के लोग, जैसे और मैं एक एग्जांपल दूं आपसे, जैसे आपके पीलीभीत में अगर कोई कह दे कि जंगल काट के यहाँ पे उद्योग लगेगा, आप लोग खड़े हो जाओगे कि नहीं, उद्योग में भले न लगे लेकिन हम अपने जंगलों को नहीं कटने देंगे, ठीक है। तो ये सब सारी समस्याएं, इस वजह से भारत में बहुत सारे प्रोजेक्ट डिले हो जाते हैं। डिले होने का कारण ये कि ग्राउंड लेवल पे लोग जाके उनसे विचार विमर्श नहीं करते, इस वजह से समस्याएं खड़ी होती हैं, ठीक है। तो कोई प्रोजेक्ट सफल करने के लिए सबसे पहले वहां के लोगों से विचार करना चाहिए। जैसे मैंने इसके पहले भी पढ़ाया था आपको, ट्राइबल क्षेत्र जब मैं पढ़ाया था, तो ट्राइबल क्षेत्र में भी मैंने यही कहा था कि जो ट्राइबल के लोग हैं उनको बुला के बेंच पे, मतलब टेबल पे बैठा के उनसे विचार विमर्श करना चाहिए, फिर उसके बाद उनकी नीतियों को बनाना चाहिए और इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट इसमें एक पॉइंट और, वर्षा जल संचय आवश्यकता, वर्षा जल की संचय आवश्यकता। स्थानीय सिंचाई के साधन, स्थानीय सिंचाई के साधन जब संयुक्त रूप में होते हैं, स्थानीय सिंचाई के साधन जब संयुक्त रूप में होते हैं तो इस विचार का प्रस्ताव करते हैं, संयुक्त रूप में होते हैं तो इस विचार का प्रस्ताव करते हैं कि वर्षा जल का संचय, वर्षा जल का संचय किया जाना चाहिए और जैविक खेती का अभ्यास किया जाना चाहिए, जैविक खेती का अभ्यास किया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका केन लेक बेतवा लेक प्रोजेक्ट था। अब अगला है आपका जैविक खेती को, जैविक खेती का अभ्यास, मतलब जैविक खेती का अभ्यास करना चाहिए। और आपको बताए थे कि जैविक खेती से जो भी प्रोडक्ट होता है, जो भी फसल उत्पादन होता है, वो काफी महंगे बिकते हैं, काफी महंगे बिकते हैं, ठीक। तो ये आपका खत्म हो गया। अब अगला है जलवायु, उत्तर प्रदेश की जलवायु।
प्रदेश की उत्तर प्रदेश की जलवायु देखिए, उत्तर प्रदेश की जलवायु ठीक है, सही बना है? सही नहीं बना है? कौन बोला वेरी गुड? ठीक, अरब सागर, ठीक, और अरब सागर नहीं है, टेंशन ना लो। उत्तर प्रदेश में अरब सागर नहीं है, बता रहे हैं, लेकिन एक कारण कुछ है। अब ये कैसे लेते हैं? यही सब समस्या होता है। आप लोग एकदम टेंशन में आ गए कि अरब सागर कहाँ आ गया है। बच्चे कम है ना? हाँ सर, ठंड लग रही है बच्चों को? सर पेपर चल रहा है। अच्छा, सर पेपर चल रहा है। वेरी गुड। तो ये तो फिर जैकेट पहन रहा है जी सर। पहने हो जैकेट? हाँ पहने हो। सही, तो एक बिंग चटो डाल दिया करो ऊपर, हवाई नहीं आएगी ना, कीड़े मकोड़े बैठ जाओ, बैठ जाओ। ये जब आप आते हो ना तो ये खुल जाओ, थोड़ा रोशनी आती है, अगर चमक पड़ती है तो फिर बंद कर देना। ये प्रोग्राम करा रहे हैं कोई आप 26 जनवरी के बच्चों को? सर जैसा आप नहीं, हम नहीं कह रहे, हम तो आपको देख रहे हैं, आप क्या कराना चाहते हो, क्या दिखाना चाहोगे इनके बच्चों के अंदर 26 जनवरी के लिए क्या चीज़ भरी हुई है मन में? 26 जनवरी क्या है, हम क्यों मनाते हैं और कैसे आज़ाद हो जाए? 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर हमारे प्रोग्राम ऐसे हैं कुछ महत्वपूर्ण हमारे लिए, जो आज बच्चे स्वतंत्र बैठे हैं। कहीं कहीं पे ऐसा है कि बच्चों को अधिकार नहीं है हाई स्कूल 8 का, स्कूल जाने का भी अधिकार नहीं है, पढ़ने का अधिकार नहीं है, घर से निकलने का अधिकार नहीं लड़कियों को, और खासकर लड़कियों के लिए समस्या ज़्यादा होता है। जो लड़कियां खड़ी हो योगा कराए लड़कियों के लिए, योगा की 2-3 एक्सरसाइज कराई। एक मिनट ठीक, देखिए क्या बहुत हंस रहे थे आप। आपने पीडी करी इसलिए। अच्छा, मास्टर का मजा लेते हो हैं? अरे यार ये तो और मजा लेते हैं। इस क्लास में तो आधे बच्चे नहीं आएंगे। हाँ? इस क्लास में तो आधे बच्चे नहीं आएंगे। क्या हो गया कल? सर हाँ, हाँ, बहुत मुश्किल है। वीडियो चल रहा है, वीडियो चल रहा है। ये बात चलो ठीक, चलिए देखिए 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 एक हो गया। सर आए अपना काम किए, अब हम लोग अपना काम करें, ठीक है। अरब सागर की जलवायु, मानसून,
ठीक, बंगाल की खाड़ी का मानसून, ठीक है। और बंगाल की खाड़ी का मानसून जब प्रवेश करता है, ठीक, ये फिगर बना लीजिए, ठीक। क्या हुआ? बहुत हंसी आ रही है तब से, हैं? बहुत हंसी आ रही है। चलो देखो, ठीक है, हंसना जरूरी। देखिए ये क्या है, भारत के मानसून, ठीक। हमें तो लगा सर हम पे पीटी ने करवा चलिए पीटी दिखाइए। देखिए भारत में सबसे ज्यादा वर्षा, मतलब भारत नहीं, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्षा किस मानसून से होता है? कौन बता सकता है? बताइए बताइए, आप बताइए, तेज प्रकाश। उत्तर प्रदेश, अरब की खाड़ी वाले से कि बंगाल, अरब सागर से कि बंगाल की खाड़ी? बंगाल की खाड़ी, ठीक है। अब भारत, देखो एक बात और थोड़ा सा प्रैक्टिकल समझिएगा, ये वाला एरिया जो होता है यहाँ पे बारिश क्यों कम होता है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, ठीक है। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि जो बंगाल के खाड़ी से मानसून उठता है और धीरे धीरे जब आगे बढ़ता है तो यहाँ इसकी नमी कम हो जाती है। क्या होती है? नमी कम हो जाती है, ठीक। और स्वाभाविक सी बात है, वर्षा डिपेंड करता है किसपे? एक बार पीछे में क्वेश्चन आया है, वर्षा किस पे डिपेंड करता है? उसके नमी पे डिपेंड करता है। अगर नमी ही उसमें नहीं रहेगी तो वर्षा कैसे होगी? तो धीरे धीरे जितने भी पानी होते हैं, जितने नमी होते हैं, वो इसके आसपास के एरिया में, सबसे ज्यादा वाला वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? सबसे वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? गोरखपुर। और सबसे कम कौन सा है? मथुरा, ठीक है। तो होता क्या है कि जब यहाँ से मानसून निकलता है तो धीरे धीरे यहाँ पे तेजी के साथ वर्षा कराता है, फिर उसके बाद कम, फिर कम, फिर कम। यहाँ पे बारिश जो है आपका 150 से 200 के आसपास होता है। कितना होता है? 150 से 200 के आसपास। लेकिन यहाँ पे बारिश कितना होता है? 60 से 80 के आसपास। सेंटीमीटर की, मिलीमीटर की क्या होता है? सेंटीमीटर, ठीक। तो यहाँ पे बारिश, ये मथुरा वाला जो रीजन होता है, मथुरा, आगरा और बुंदेलखंड वाला जो रीजन होता है, यहाँ पे बारिश सबसे कम होता है, जबकि पूर्वांचल वाले बेल्ट में बारिश सबसे ज्यादा होता है। इसके पीछे का कारण ये है, लॉजिक ये है कि जब मानसून यहाँ से एंट्री करता है, कहाँ से? और ये 15 जुलाई के आसपास करता है, ध्यान दीजिएगा, 15 जुलाई के आसपास। और भारत में सबसे पहले मानसून जो है कहाँ प्रवेश करता है? केरल। और अगर उसमें पूछा जाए, द्वीपों के ऊपर पूछा जाए, तो कहाँ प्रवेश करेगा? लक्षद्वीप किधर? लक्षद्वीप किधर? अरब सागर में है कि बंगाल की खाड़ी में? तो अंडमान निकोबार, ठीक है। अरे लक्षद्वीप आपका इधर पड़ेगा, अरब सागर। और मानसून है ना, नहीं, इधर क्या अंडमान है ना, इस तरफ भारत का ही मैप लीजिए, तो इधर अंडमान पड़ेगा ना। क्या हुआ? मैप जाने दो, मैप ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये तो है, सही है। यहाँ से एंट्री करेगा तो सबसे पहले यही करेगा, ठीक है। यहाँ से ऐसे होके जाएगा, ना कि यहाँ से होके जाएगा, ठीक। हाँ, ऐसे ही जाता है तो अंडमान में जाएगा कि उस पे जाएगा? लक्षद्वीप में। कितने लोग अंडमान निकोबार मान रहे हैं, कितने लोग लक्षद्वीप मान रहे हैं? नहीं, अंडमान ही सही है, ठीक है। चलिए ठीक है, आपकी मैथ बहुत अच्छे से पढ़ाई होगी, ठीक। वो विषय हमारा नहीं, हमारा विषय उत्तर प्रदेश है। मैं उत्तर प्रदेश विषय पे बात कर रहा हूँ। और उत्तर प्रदेश में मानसून जो है यहाँ से एंट्री करता है। एंट्री करने के बाद, ठीक, एंट्री करने के बाद यहाँ पे बारिश पूर्वांचल वाले क्षेत्र में, पूर्वांचल वाले बेल्ट में काफी मात्रा में बारिश कराता है। और इसीलिए यहाँ पे सबसे ज्यादा धान और गन्ना, ठीक, धान, गन्ना और गेहूं की फसल अच्छी पैदावार होती है, अच्छी पैदावार होती है। देख लो बात जो, अरे मान लो कंफ्यूजन है, कल मैं पूरा क्लियर कर दूंगा, ठीक है, कोई डाउट मत रखो। अभी जो समझ रहे हैं उसको समझ लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये है। अभी भारत के बारे में आप जलवायु नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक। तो यहां से जब मानसून निकलता है तो धीरे धीरे जैसे जैसे, अच्छा एक चीज और क्वेश्चन पूछा हुआ है जो है प्रीलिम्स में, मानसून उत्तर प्रदेश में
ठीक है। उत्तर प्रदेश में पूरब से पश्चिम की तरफ मानसून जो है वर्षा में कमी होती है कि बढ़ती है? कमी होती है, ठीक है। पूरब से पश्चिम की तरफ ये क्या हो गया? ये पूरब हो गया ना, ये पूर्व हो गया। और जब इधर से आप इधर जाते हो पश्चिम की तरफ तो आपके नमी में कमी आती है, और जब नमी में कमी आएगी तो क्या होगा? बारिश कम होगा। और इसको कई पार्टों में डिवाइड किया गया। उत्तर प्रदेश के मानसून को 3 पार्टों में डिवाइड किया गया। मानसून का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? इसको और डिटेल आपकी मैं पढ़ाई होगी। कितने लोग क्लास किए थे ज्योग्राफी का? किए थे? और सारे लोग कोई नहीं किए थे? आप भी नहीं आते थे ज्योग्राफी है? वहां पढ़ाई होगी मानसून बनता कैसे है, मानसून बनने के पीछे का कारण क्या है, ठीक है। तो भारत में मानसून कैसे बनता है, जेट स्ट्रीम का क्या मतलब क्या कॉन्सेप्ट है, जेट है? लेकिन वो हमारा विषय है, वहां जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक। चलिए देखिए, ठीक, चलिए देखिए जरा इसमें उत्तर प्रदेश परिचय लिखिए। परिचय पहले लिखिए परिचय, और आज का टॉपिक है जलवायु परिचय। और हाँ एक बात और, कहीं भी जलवायु बनने में कितने वर्षों का समय लगता है? काफी समय लगता है जलवायु बनने में, ठीक है, मिनिमम जलवायु बनने में समय लगता है। और किसी भी जलवायु, वहां का सारा खेती फसल व्यक्ति जलवायु पे डिपेंड करता है। जैसे इसका एग्जांपल समझिए, अभी आप नाइजीरिया में जाइए तो व्यक्ति कैसे मिलते हैं? जैसे लगता है कि मुंह पे पेंट लगाए हुए। लेकिन वहीं आप जो है ऑस्ट्रेलिया में जाइए, ठीक है, ठंडे प्रदेशों में व्यक्ति गोरे क्यों मिलते हैं? अभी कश्मीर में जाओ देखो, खूब गोरे व्यक्ति मिलेंगे। कश्मीर के बहुत सारे लोग यूट्यूबर जो है वायरल हो रहे हैं, वो क्या बताते हैं, कश्मीर में हम आप कैसे रह सकते हैं, तो कश्मीर में ये ठंडा प्रदेश, और ठंडे प्रदेश में जो है क्या होता है कि वहां का क्लाइमेट ऐसा होता है कि व्यक्ति गोरे होते हैं, ठीक है। और सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी जो है पूर्वांचल और मध्य भारत में, मध्य उत्तर प्रदेश या मध्य भारत में है। यहाँ सब वैरायटी के लोग हैं, गोरे काले और गेहूं, जितने वैरायटी मिलते हैं सारे वैरायटी के लोग पाए जाते हैं, ठीक है। देखिए जलवायु का अर्थ है एक लंबे समय की अवधि में, हाँ परिचय, जलवायु का ये टारगेट मेरा था आज कंप्लीट करने का, सारा ये डिले हो जाएगा क्योंकि 15-20 मिनट और है। जलवायु का अर्थ है एक लंबे समय की अवधि में जलवायु का अर्थ है एक लंबे समय की अवधि में एक क्षेत्र का वायुमंडलीय स्थितियों का योग, एक क्षेत्र का वायुमंडलीय स्थितियों का योग पूर्वग्रह। उत्तर प्रदेश की जलवायु मोटे तौर पर, अच्छा हम उत्तर प्रदेश की जलवायु को क्या बोलते हैं, कौन सा जलवायु है? उष्णकटिबंधीय पोषण, कौन बताएगा? आप यही बताइए, किनारे वाला। और आप? मैं दोनों कह रहा हूँ, उष्ण भी कह रहा हूँ, उष्ण ही, ठीक है। हाँ लिखिए, देखो आर्द्रता जो है, जो हिमालय के पास में होते हैं वहां आर्द्रता ज्यादा होता है, ठीक है, और वो आ सकते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में मानसून देखो, गर्मी में यहाँ बहुत तेज गर्मी पड़ता है, गर्मी में। अच्छा उत्तर प्रदेश में एक बात और बता दें, जो आपका बरेली वाला रीजन है वहां पे सबसे कम गर्मी पड़ता है। आप दोनों लोग क्या बात कर रहे हैं, रूल रेगुलेशन पता है? तो देखो उत्तर प्रदेश में सबसे कम गर्मी कहाँ होता है? बरेली, जो बरेली है उत्तर प्रदेश में सबसे कम गर्मी होता है। और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ पड़ता है? आगरा में, सबसे ज्यादा आगरा में गर्मी पड़ता है। और इसलिए गर्मी में कभी मत जाना आगरा, ताजमहल घूमने के लिए, नहीं तो फिर वहां जो है नरक हो जाएगा।
तो देखिए उत्तर प्रदेश की जलवायु मोटे तौर पर उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु है। उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु है। सर यूपी का उत्तर प्रदेश की जलवायु मोटे तौर पर यहाँ अरब सागर की मानसून। उत्तर प्रदेश की जलवायु मोटे तौर पर उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु है। राज्य में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। राज्य में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, जहां औसतन तापमान जनवरी में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस से लेके 3 से 4 यहाँ कितना डिग्री सेल्सियस जाता है? इस बार शायद 3 के आसपास रहते हैं। 3 से 4 डिग्री सेल्सियस से लेकर 3 से 4 डिग्री सेल्सियस से लेकर मई जून में अब ये 43 से 44 मत लिखिएगा क्योंकि 48 तक जा रहा है। और इस बार सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में गर्मी कहां पड़ा था? इलाहाबाद 48.3 और 49 के आसपास दिल्ली में पहुंच गया था गर्मी, 49 के आसपास। तो लिखिएगा औसतन 43 से 46 लिखिएगा। 48 मई जून में 43 से 46, हाँ 43 नहीं जानता वही 43 जो भी बोल 33 से 46 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। वहीं सहारनपुर से देवरिया तक फैले उप हिमालय क्षेत्र, सहारनपुर से देवरिया। कौन बता सकता है इस मैप में सहारनपुर वाला रीजन कौन सा होगा और देवरिया कौन सा होगा? स्थिति ये है सहारनपुर और ये देवरिया, ठीक है। सहारनपुर से उप हिमालय क्षेत्र में, ठीक है, सहारनपुर से देवरिया तक फैले उप हिमालय क्षेत्र में जलवायु नम और स्वास्थ्य के लिए गंभीर है। अच्छा ये बताओ, गर्मी का मौसम ज्यादा सही होता है कि आर्द्र वाला मौसम ज्यादा सही होता है? आर्द्रता वाला, बारिश वाला मौसम सही होता है? उसमें बीमार होने की संभावना ज्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या है, बैक्टीरिया ज्यादा एक्टिव रहते हैं, उसमें फंगस बैक्टीरिया ज्यादा एक्टिव होते हैं, ठीक, और उससे आपको बहुत सारी बीमारियां होने। लेकिन गर्मी में क्या होता है? इसीलिए देखो ना मच्छर, ये आप यहाँ तो यह बात है, यहाँ तो हमेशा साल भर मच्छर रहते हैं। लेकिन और जो गर्म प्रदेश है जैसे इलाहाबाद है या आगरा है, तो वहां पे क्या है, गर्मी में मच्छर भाग जाते हैं। मच्छर कहाँ सर्वाइव करते हैं पता है आपको? जहां ना तो गर्मी ज्यादा रहे ना तो ठंडी, ये उनके लिए बेटर स्थान होता है। और ये आपका क्षेत्र जो है, यहाँ पे ना तो गर्मी पड़ता है। जब मैं पहली बार आया था, जब मैं वहां इलाहाबाद से पहली बार यहाँ आया, तो मैं देखा कि लोग यहाँ पे टोपी वोपी पहन के जा रहे थे। मुझे कोई फर्क ही नहीं, मैं तो इतने गर्म प्रदेश से आया था, गर्म क्षेत्र से, मुझे तो लग रहा था कि जन्नत में आ गए, इतना गर्म कम लग रहा था। तो वही है कि जो है इन सब चीजों के लिए देखिए स्वास्थ्य के लिए गंभीर है। गंगा के मैदान के नीचे आमतौर पर जनवरी में समस्या के लिए सब क्या बताएं,
गंगा के मैदान के नीचे आमतौर पर जनवरी में तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। गंगा के नीचे आमतौर पर, गंगा के नीचे आमतौर पर मतलब कहने का सेंस क्या है, गंगा के नीचे वाले जो जिले हैं, ठीक बात समझ रहे हैं ना, गंगा के नीचे 3 से 4 डिग्री पहुंचा। जबकि मई से जून में यह 43 से लेके 46 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। मई से जून तक में 43 से लेके 46 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। देखिए पैराग्राफ चेंज करके, आमतौर पर आगरा और झांसी जिलों में, तापमान सबसे क्या होगा, कम है, हाँ सबसे अधिक, और बरेली में सबसे कम, और बरेली में सबसे कम, हाँ बरेली में सबसे कम होता है। बरेली किसके लिए फेमस है, गाने के लिए। एक गाना कौन सा, झुमका चौराहा में शायद है ना, ठीक है। अब देखिए आगे, अब चलिए समझ लीजिए तब फिर आगे। अब देखिए उत्तर प्रदेश की मौसमी जलवायु को बांटा किसने गया, प्रदेश की जलवायु किसमें बांटा गया। पहला है शरद ऋतु, पहला है शरद ऋतु, ठीक। दूसरा है गर्मी के मौसम, गर्मी के मौसम। तीसरा है दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम, दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम। फिर अगला है लौटते हुए मानसून, ठीक, लौटते हुए मानसून पहले समझते हैं, ठीक है। उसके बाद टाइम बचेगा तो लिखा देंगे, ठीक। ठीक है, चलिए पहले शरद ऋतु समझते हैं। शरद ऋतु किसको बोलते हैं, पहले बताओ। गर्मी तो फिर ठंडी, सर्दी किसको बोलते हैं, ठंड, ठीक। और ये ठंड पड़ने का कारण क्या होता है, क्योंकि उस टाइम क्या होता है, देखो जेट स्ट्रीम कहाँ प्रभावी होता है, जेट स्ट्रीम कितने, जेट स्ट्रीम की हवा पूरब से पश्चिम चलती है कि पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब। कहाँ चलती है, पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब। और दूसरी बात, यह 150 से लेके 200 km पर आवर की स्पीड से चलती है जेट स्ट्रीम। इसका रोल है शरद ऋतु में, इसीलिए मैं बता रहा हूं, ठीक है, इसका रोल है। और यह प्रभावी कहाँ होता है, जेट स्ट्रीम कहाँ प्रभावी होता है, विक्षोभ मंडल, आयरन मंडल, किस पे, क्षोभ मंडल में, हाँ क्षोभ मंडल के पास, क्षोभ मंडल के पास, ठीक। शरद ऋतु में होता क्या है, आप लोग जानते हो,
ऐसे ही बना लो। ये कर्क रेखा है, ये विषुवत रेखा है, ये मकर रेखा है। ठीक, अब एक चीज आप लोगों से पूछते हैं, इस समय सूर्य कहाँ प्रभावी होगा, कर्क रेखा पे या मकर रेखा पे? मकर रेखा पे सूर्य प्रभावी होगा। और सबसे ज्यादा ठंड कब पड़ता है? सबसे ज्यादा ठंड किस महीने में पड़ता है? शरद ऋतु में, जनवरी में। किसमें? जनवरी में। और इस समय ध्यान दीजिएगा, इस समय सूर्य जो है किस पे होगा? सूर्य जो है मकर रेखा पे रहेगा कि कर्क रेखा पे रहेगा? सूर्य जो है कर्क रेखा, मकर रेखा पे रहेगा। इस वजह से जो है यहाँ पे इस वाले एरिया में शरद ऋतु में, और उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है पहले बताइए। उत्तर प्रदेश नहीं, इवन भारत की स्थिति क्या है? भारत जो है ग्लोब पर कहाँ है? भारत जो है कहाँ है? कर्क रेखा पे। यहाँ भारत की स्थिति यहाँ है, ठीक है, भारत की स्थिति यहाँ बना दिए, बड़ा बना दिए, चलिए ठीक। भारत की स्थिति मान लो यहाँ पे, और सूर्य कहाँ पे इस समय प्रभावी है? सूर्य है दक्षिणी भाग में। किस तरफ है? सूर्य की रोशनी दक्षिणी भाग में पड़ रही है, और जबकि भारत की स्थिति क्या है? उत्तरी भाग में। इस वजह से यहाँ पे क्या होता है? और एक बात और, जेट स्ट्रीम इस समय कर्क रेखा मतलब मकर रेखा के ऊपर है, मकर रेखा के ऊपर है, लेकिन गर्मी में यही प्रभावी होगा, मकर रेखा के थोड़ा नीचे आता है। इस वजह से जेट स्ट्रीम में मानसून भी बनता है और बारिश होता है। भारत में एक बात जान लीजिए, अगर जेट स्ट्रीम प्रभावी ना हो तो भारत में मानसून नहीं बनेगा, बारिश भी नहीं होगा। क्या होगा? बारिश भी नहीं होगा। तो भारत में क्या है कि सूर्य इस समय जो है दक्षिण में प्रभावी है, इस वजह से यहाँ पे जो है ठंड होता है। क्या होता है? ठंड होता है शरद ऋतु में। और शरद ऋतु का काल कब से कब तक होता है? शरद ऋतु का नवंबर, कौन होगा? शरद ऋतु का काल। और उसके बाद बताइएगा, ये बांटा गया 3-4 में, मैं पढ़ाई थी नहीं बांट के, मैं पढ़ाई थी नहीं, पहले बताइए। ठीक है, ये जो है नवंबर महीने में क्या होता है? शरद ऋतु नवंबर से लेकर कब तक चलता है? जनवरी तक, फरवरी तक कि मार्च तक? अरे इतना तो जाना करें, प्रीलिम्स में क्वेश्चन बना हुआ है, मार्च तक। उसके बाद सूर्य क्या होते हैं? उसके बाद सूर्य दक्षिणायन होते हैं कि उत्तरायण? उसके बाद सूर्य पहले क्या है? सूर्य शरद ऋतु में क्या है? दक्षिणायन है। फिर सूर्य धीरे धीरे उत्तरायण, उत्तर की तरफ जाते हैं, और उत्तर की तरफ जाने से जैसे जैसे उत्तर की तरफ जाते हैं, उत्तर का मानसून क्या होता है? गर्म होता जाता है। और सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सूर्य की रोशनी जहां पड़ेगी वहां गर्म होगा। इसीलिए विषुवत रेखा पर साल भर बारिश होता है, पूरे वर्ष भर विषुवत रेखा पर बारिश होता है। क्यों? क्योंकि सूर्य की रोशनी लगातार विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है। और एक बात और है, यहाँ पे 12 घंटे का दिन होता है और 12 घंटे का रात होता है। कहाँ पे? विषुवत रेखा पे। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं, जैसे जैसे नीचे जाते हैं ग्लोब पे, क्या ये बताइए, यहाँ पे क्या होता है? ये कौन सा पॉइंट है? ध्रुव, ठीक है। ऊपर जो है यहाँ पे 6 महीने रात होता है और 6 महीने दिन होता है। कब होता है? जब सूर्य, एक बात ध्यान दीजिएगा, जब सूर्य यहाँ प्रभावी होगा तो यहाँ पे क्या होगा? जब सूर्य की रोशनी यहाँ मकर रेखा पर पड़ेगी तो यहाँ 6 महीने क्या होगा? रात होगा। और जब सूर्य की रोशनी यहाँ पड़ेगी तो यहाँ 6 महीने रात होगा, यहाँ 6 महीने दिन होगा। लेकिन इसी के अगेंस्ट विषुवत रेखा पर क्या होता है? सूर्य की रोशनी हमेशा लंबवत पड़ती है और इस वजह से 6 महीने। और एक बात और, यहाँ पे बारिश हमेशा होता है, और डायवर्सिटी सबसे ज्यादा यहाँ पाया जाएगा कि नहीं? नहीं पाया जाएगा। जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ेंगे, डायवर्सिटी जो है, जैव विविधता ऊपर की तरफ पाया जाता है। क्यों? क्योंकि लगातार बारिश होने से चीजें वहां रुक नहीं पाती, ठीक। और बारिश होने से जैसे क्या होता है, नदी लगातार बह रही, ठीक है, उसमें गंदगी पदार्थ नहीं रुक सकते। लेकिन अगर नदी जो है स्थिर हो जाए, इसीलिए देखिए
तालाब में जो है गंदगियां बढ़ जाती हैं, नदियों में गंदगी नहीं होती, क्योंकि नदी के पानी हमेशा फ्लो होते रहते हैं। क्या हुआ? कुछ कोई डाउट? तो शरद ऋतु स्टार्ट कब से होती है? नवंबर से, नवंबर महीने से। और ठीक है, और शरद ऋतु में ठंडा क्यों पड़ता है? क्योंकि उस टाइम सूर्य जो है प्रभावी होता है मकर रेखा पर, और हम लोगों की स्थिति क्या है? भारत की स्थिति कहाँ है? उत्तर के तरफ। उत्तर की तरफ होने की वजह से जो है यहाँ पे ठंडा पड़ता है। और सबसे ठंड महीना कौन सा होता है? जनवरी का महीना होता है। शरद ऋतु कब से कब तक होता है? तो नवंबर से लेके मार्च तक। ठीक है, नवंबर से लेके मार्च तक। ठीक, अगला आता है गर्मी का मौसम। गर्मी का मौसम जैसा कि आप लोगों को पता ही है, गर्मी का मौसम सबसे ज्यादा यह कब से कब तक रहता है? मार्च से लेके जून तक। और ये जून तक रहता है। और सेम वही कहानी। अब यहाँ गर्मी क्यों पड़ेगा? क्योंकि सूर्य अब जो है कर्क रेखा पे, ये कर्क रेखा जो था, अब सूर्य की रोशनी यहाँ कर्क रेखा पर आने लगी, और सूर्य की रोशनी कर्क। अच्छा, एक चीज इसके पीछे और लॉजिक है। अगर अगर ग्लोब 23.5 डिग्री पे ना झुका होता तो क्या प्रभाव पड़ता है? ग्लोब जो है 23.5 डिग्री एंगल से झुका है। ठीक, इसका क्या इंपैक्ट है? कोई बता सकता है? इसका बहुत इंपैक्ट है। ये जो मौसम परिवर्तन होता है ये इसी की वजह से होता है। अगर हर चीज का साइंटिफिक रीजन है। अगर आपके भारत में मानसून बन रहा है तो हिमालय का बहुत बड़ा रोल है। अगर हिमालय ना होता तो साइबेरिया की ठंड हवाएं भारत में प्रभावी रहती और यहाँ मानसून बनने ही नहीं देता। यहाँ क्या होता? मानसून बनता ही नहीं, बारिश नहीं होता। ठीक है, हर चीज का अपना अपना इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ हिमालय होने की वजह से यहाँ क्या होता है? बारिश हो पाता है। ठीक, तो कहने का मतलब यह है कि गर्मी का मौसम जो है मार्च से जून तक होता है। इसलिए होता है क्योंकि सूर्य धीरे धीरे क्या है? कर्क रेखा की तरफ बढ़ रहा है। और इस समय बहुत भयंकर चलता है लू। क्या चलता है? लू। और आपको पता होगा एक इस समय जो है भारत में सबसे बड़ी समस्या एक है हीट वेव। हीट वेव जान रहे हैं? हीट वेव का कंडीशन कब से कब तक दिया जाता है? कितना टेम्परेचर होना चाहिए? हीट वेव का टेम्परेचर 40 प्लस नहीं, 42 से ज्यादा होना चाहिए। मतलब इवन कह सकते हैं 45 से ज्यादा, 44, 43 से ज्यादा अगर टेम्परेचर है तो हीट वेव का खतरा होता है। हीट वेव में व्यक्ति जो है ब्रेन क्या होता है? स्ट्रोक हो जाता है। ब्रेन स्ट्रोक जानते हो नहीं? ब्रेन जो है जब ब्रेन में स्ट्रोक हो जाएगा तो व्यक्ति ऑन द स्पॉट मर जाएगा। ठीक, तो गर्मी के मौसम में समस्याएं क्या क्या है? लू चलता है। गर्मी कब होता है? मार्च से जून तक। और गर्मी आने के पीछे, मानसून आने के पीछे का कारण क्या है? कि सूर्य उस टाइम दक्षिणायन से उत्तरायण की तरफ होने लगा। ठीक है, ये बात समझ में आया कि नहीं है? अब आता है अगला दक्षिण पश्चिम मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून जैसा कि आप लोगों को पता ही, दक्षिण पश्चिम मानसून में सबसे बड़ा रोल किसका होता है? अरब सागर का कि बंगाल की खाड़ी का? किसका? सबसे ज्यादा बंगाल की खाड़ी का। किसका? बंगाल की खाड़ी का। और बंगाल की खाड़ी का रोल इसलिए होता है कि जो धरातल से हवाएं चलती हैं वो बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती हैं और वहां से जो है आर्द्रता लेके और भारत में प्रवेश करती हैं। किसमें करती हैं? भारत में प्रवेश करती हैं। और जैसे जैसे आर्द्रता उनका कम होता जाता है, बारिश जो है कम होता जाता है आगे आगे। ठीक है, और एक बात और है, छोड़ो जाने दो, ज्यादा अंदर हो जाएगा। एक बात और है, इसमें क्वेश्चन ये था कि दक्षिण पश्चिम मानसून से किस जगह बारिश कम होता है? तमिलनाडु। क्यों होता है? क्योंकि वह छाया वृष्टि प्रदेश में पाया जाता है। क्या होता है? तमिलनाडु का स्थिति, जैसे तमिलनाडु की स्थिति है तो ये छाया वृष्टि वाला प्रदेश पाया जाता है। इस वजह से जो है पहाड़ी होता है और पहाड़ी की वजह से वो छाया वृष्टि में आ जाता है, वहां मानसून नहीं बन पाता, जिस कारण तमिलनाडु में बारिश नहीं हो पाता। लेकिन तमिलनाडु में एक जो है मानसून बनता है, एक की वजह से बारिश होता है। तो कौन सा होता है? लौटते हुए मानसून से। और तमिलनाडु में बारिश इतना हो जाता है कि वहां पे लोग जो है बाढ़ आ जाता है, भयंकर बाढ़ आ जाता है। ठीक है, लौटते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून में वही बातें हैं जो मैंने बताया कि बंगाल की खाड़ी से उठती हैं और धीरे धीरे किसके तरफ जाती हैं? पूरब की तरफ जाती हैं। और जैसे जैसे पूरब की तरफ जाएंगी वैसे वैसे इनकी आर्द्रता कम होता जाएगा
और आर्द्रता कम होने की वजह से बारिश कम होता जाता है, ठीक है। और लौटते हुए मानसून कहां से बने? लौटते हुए मानसून कहां से बने? मैप में मैंने एक चीज दिखाया था, नहीं लौटते हुए मानसून में किसका रोल होता है? लौटते हुए मानसून पश्चिमी विक्षोभ नहीं, वो नहीं। देखो लौटते हुए मानसून यहाँ से, ये अरब सागर जो होता है, कुछ मानसून यहाँ से बनते हैं अरब सागर में, लेकिन यह भारी मात्रा में बारिश भारत में या उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में बारिश नहीं करा पाते। सबसे ज्यादा बारिश, और एक चीज और, सबसे ज्यादा चक्रवात कहाँ आता है? बंगाल की खाड़ी या अरब सागर है? पहले लेकिन अरब सागर में आता था, लेकिन धीरे धीरे अब क्या हो गया, अब बदल गया, अब बंगाल की खाड़ी में आता है। क्या हुआ? अब बंगाल की खाड़ी में आता है। चलो ठीक है, टाइम भी हो गया, कितना बज गया? 10:42। ठीक, कल इसके बारे में लिख लेंगे। क्लाइमेट खत्म, अब उसके बाद एनवायरमेंट इकोलॉजी, ठीक है। तो कल के लिए कौन पर तैयार है? वीडियो पॉज करो।